प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर कोर्स में मैं निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इस विषय के जो अंतर्गत आज का मेरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व कौन कौन से हैं, उन मूल तत्वों की ओर मैं आपका प्रिय प्रशिक्षणार्थियों ध्यान आकर्षित करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उन मूल तत्वों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सबसे पहले जो मूल तत्व आता है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो देखिए, समूचे भारत देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 10+2+3 10+2+3 है। अर्थात प्राथमिक से और कॉलेज स्तर तक स्नातक की जो परीक्षा वो शिक्षा है वो इस प्रकार से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये समूचे भारत देश में 10+2+3 है, 10+2+3 है। क्योंकि अब 10 में क्या आ गया, यहाँ तो आ गया प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, और जो उच्च प्राथमिक है इसमें ये आ गया, उच्च प्राथमिक में आ गया आपका इसमें मिडिल स्कूल्स, और मिडिल स्कूल के बाद में ये 5 वर्षीय तो है, इसमें उपार्जित पाठ्यक्रम, निम्न प्राथमिक, और उसके बाद में है उच्च प्राथमिक। ये 2 बार फिर हाई स्कूल की जो शिक्षा होगी वो इस प्रकार होगी। तो इसमें 10+2+3 ये समूचे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, उस प्रणाली के अंतर एक ढांचा आधारित होगा। वो जो ढांचा है वो आधारित कौन सा होगा, 10+2+3। और इसके अंतर्गत सामान्य कोर के अतिरिक्त परिवर्तनशील, सामान्य कोर के अतिरिक्त परिवर्तनशील जो विभाग होंगे वो राष्ट्रीय, इसको सहायक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास रहा है वो संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए इनको सम्मिलित किए जाएंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो दायित्व रहा है उनको इसमें निर्वाह करने के लिए सम्मिलित किए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इसका ये ढांचा रहा है। समूचे भारत में 10+2+3 ये क्रियान्वित की गई थी, इसलिए इसको पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इस प्रकार से स्नातक, 3 वर्षीय, इस प्रकार से ये शिक्षा की प्रणाली है। इसमें देखिए जो सहायक जो तत्व हैं वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के संवैधानिक दायित्वों को सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत। अब आता है पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो बाल रक्षा है यह शिक्षा का जो कार्यक्रम है इसको उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, इसको उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। किसको? बाल रक्षा एवं जो शिक्षा कार्यक्रम है और बाल विकास जो कार्यक्रम है इसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। बाल विकास जो कार्यक्रम है इसको सम्मिलित किया जाएगा। वर्तमान में जो बाल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं जैसा आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं, ये इसके उदाहरण हैं। आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं इस समय
ये वर्तमान में बाल विकास परियोजना या बाल विकास योजना के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, जबकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो बाल विकास परियोजनाएं हैं इनको और शिक्षा की जो योजनाएं हैं इनको, इसमें पूर्व जो बाल्यावस्था आती है वो आती है कि प्राथमिक जो शिक्षा है सार्वजनिक प्रदेश में समान है और ये 14 वर्ष तक के 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है। उसके अलावा भी इनके 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनका ठहराव, प्राथमिक शिक्षा में इनका ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। इन बालकों का ब्रेकडाउन नहीं कि बीच में ही छोड़ गए, केवल प्रवेश ले लिया, प्रवेश के 1-2 महीने बाद में ही छोड़ गए, ऐसा नहीं। इनको ठहराव होना चाहिए, इनका रुकने चाहिए बालक, और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए उनके लिए, बालकों के लिए, जिससे कि वो शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि ले सकें और अपना अध्ययन कर सकें। इसके बाद में देखिए, शारीरिक दंड जो शिक्षा प्रणाली में कोई भी स्थान नहीं है, अर्थात किसी को शारीरिक दंड देना, मुर्गा वगैरह बनाना या उनको शारीरिक परेशानियां करना, है ना, ये आजकल बिल्कुल भी इसमें सम्मिलित नहीं है। किसी भी बालक को प्राथमिक उच्च प्राथमिक जो बालक अध्ययनरत है उसको शारीरिक व आर्थिक मानसिक किसी भी प्रकार का कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है। तो देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा है, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, और बाल रक्षा एवं जो शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनको उच्च प्राथमिकता दी गई है। और ये बाल्यावस्था का जो कार्यक्रम है ये बाल विकास योजनाओं के द्वारा किया जा रहा है। जो वर्तमान में पोषाहार वितरण वगैरह भी किया जाता है, इसमें बालक भी आते हैं और गर्भवती महिला वगैरह भी इसमें बाल विकास योजना में ही आती हैं। ये भी जो आंगनवाड़ी जो केंद्र है इसका उदाहरण है। जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, चाहे वो शहर है, शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, सभी में ये संचालित हैं। राजस्थान में विशेष जो आंगनवाड़ी जो केंद्र चल रहे हैं वो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं कि बालकों का शारीरिक मानसिक और पौष्टिक उनके लिए सामग्री वितरित की जाए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य मजबूत, सुंदर और शिक्षण में उनकी रुचि जागृत हो। इसके बाद में आता है जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा। बहुसंख्यकों की शिक्षा तो चल ही रही है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, जहां भारत में इनकी संख्या कम है, और अल्पसंख्यक समुदाय की जो शिक्षा है उसका गुणात्मक, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी शिक्षा का गुणात्मक एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से सर्वसाधारण योजनाएं तैयार की जाएं। सर्वसाधारण सामाजिक दृष्टि से ऐसी योजनाएं तैयार की जाएं जिससे कि अल्पसंख्यकों के लिए अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ईसाई वगैरह, जैन वगैरह, ये जो पारसी वगैरह हैं और मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन मुस्लिम तो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों में जो भी हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए एवं उनको सामाजिक न्याय की दृष्टि से सर्वसाधारण योजनाएं तैयार की जाएं। उनके लिए सामाजिक दृष्टि से सर्वसाधारण योजनाएं तैयार की जाए अल्पसंख्यकों के लिए। उसके बाद में आता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। जो ST SC हैं, जो पिछड़े हुए हैं,
उनके लिए जो शिक्षा है उसमें जो शैक्षिक विकास तथा जो गरीबी है, ये ST SC के अंदर जो अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, इनके अंतर्गत जो बच्चों को भेजने के लिए प्रलोभन, अनौपचारिक शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाएं ऐसी इनको क्रियान्वित की जाए। ST SC के लिए शिक्षा की जागरूकता के लिए इनको प्रलोभन दिया जाए। प्रलोभन में गणवेश है, पाठ पुस्तक हैं, ट्राईसाइकिल वगैरह हैं विकलांगों के लिए, ये सभी हैं इसमें। और फिर छात्रवृत्तियां ये इनको प्रदान की जाए। जो निर्धन हैं, ST SC हैं, और स्कूल में इनको शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। निदानात्मक शिक्षण होना चाहिए इनके लिए। निदानात्मक शिक्षण से मतलब है इनकी समस्याओं का समाधान करने वाला शिक्षण। ST SC संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने वाला जो शिक्षण है वो निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। ऐसी व्यवस्थाएं समूचे राष्ट्र में की जाए। उसके बाद में देखिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए इनके लिए विशेष, और छात्रावास सुविधाएं आदि भी उपलब्ध कराई जाएं। जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक हैं वो शहरों की ओर आते हैं, तो उन बालकों के लिए छात्रावास की योजनाएं क्रियान्वित की जाएं, जिससे कि छात्रावास में रह करके वो बालक अधिक से अधिक दूर दराज के हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ मिल सके। ऐसी व्यवस्थाएं ST SC के लिए शिक्षा से संबंधित की जाए। और उसके बाद में जो अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र है वाले जो गांव वगैरह हैं उनके लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाए। ST SC या दूर दराज में जहाँ लोग रहते हैं उस ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, जंगलों में, उनके लिए कम से कम प्राथमिक विद्यालय, सरकारी राजकीय जो प्राथमिक विद्यालय है वो खोलने के लिए ऐसी प्राथमिकता दी जाए। और आश्रम विद्यालय या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी इनके लिए व्यवस्था की जाए। इनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, शिक्षा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाए, हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, और ऐसे आश्रमों को भी संचालित किया जाए जहां ये रह करके अपना अध्ययन कर सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसके मूल जो तत्व हैं उन तत्वों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये समूचे राष्ट्र में 10+2+3 है। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा, इसमें बाल विकास योजनाएं चलाना, बालकों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह है, प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करना। उसके बाद में जो अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है इसका विशेष महत्व देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सर्व समाज के लिए सर्वसाधारण की ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाएं, जिससे कि ये बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उसके बाद में स्त्री शिक्षा, ये भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का एक मूल तत्व है। स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए प्राथमिकता, बालिका शिक्षा के लिए प्राथमिकता। तो इसके अंतर्गत देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं इनको पाठ्यक्रमों के द्वारा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए और योजनाबद्ध तरीके से स्त्री शिक्षा जो निरक्षरता है उसका उन्मूलन किया जाए। उनका क्या किया जाए?
उन्मूलन किया जाए। स्त्री शिक्षा है, इसका उन्मूलन किया जाए। और इसके अंतर्गत देखिए, जो स्त्री निरक्षरता है, मैंने आपको बताया था स्त्रियों की जो साक्षरता है वो बहुत कम है, जबकि पुरुषों की साक्षरता बहुत अधिक है। 4.22-23 है, जबकि ये 86 पॉइंट कुछ है। इसके बाद में देखिए, इन विद्यालयों में नवाचार व नई नई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए स्त्री शिक्षा के अंतर्गत। और इन विद्यालयों में कुल जो सीट हैं उनको महिलाओं के लिए 75% तक आरक्षित किया जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र में 1/3 छात्राएं हैं, उनके अभिभावकों की आय सीमा को देख करके, आय जो सीमा है उनको देख करके उनके लिए विशेष अध्ययन की व्यवस्था की जाए। बाल का शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाए। देखिए, 1968 की बात बता रहा हूं, लेकिन 2020 तक, 1968 से और 2020 तक की जो स्थितियां हैं भारत में, वो बहुत ही सराहनीय रही हैं। स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा के बारे में मैं बताऊं कि आपको राजस्थान में ही, अपने देश में ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके बाद में राज्यपाल तक और रक्षा मंत्री, देश की रक्षा मंत्री महिलाएं, ये स्त्री शिक्षा का ही परिणाम है। ये स्त्री शिक्षा का ही एक परिणाम है। और महिलाओं के लिए तो विशेष ही आजकल मिलिट्री वगैरह में भी, आजकल तो जो जल सेना है, वायु सेना है और मिलिट्री, इनमें आजकल इनको भी बहुत महत्व दिया जा रहा है। पायलट तक बन गई हैं महिलाएं। तो ये सब क्या है? महिला शिक्षा का ही परिणाम है। महिला शिक्षा का कितना विकास हुआ है, लेकिन फिर भी औसतन देखा जाए सामान्य दृष्टि में तो बालिकाओं की शिक्षा का जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल कम है, लेकिन परिणाम बालकों के अपेक्षा बालिकाओं के जो परिणाम है वो श्रेष्ठ रहते हैं। शिक्षा में आगे हैं बालिकाएं, जबकि बालक इतने आगे नहीं है। उस अनुपात में, जिस अनुपात में बालकों की संख्या है, उस अनुपात में बालक इतने शिक्षण में प्रभावी नहीं है, इतने आगे नहीं है, इतने होशियार नहीं है जितनी कि बालिकाएं हैं अग्रणी शिक्षा में। तो बाल का जो स्त्री शिक्षा है, इस पर प्रशिक्षण के लिए जोर दिया जाए। इनको शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा समय समय पर की जाए एवं उनका समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाए कि हमें कितनी उपलब्धि मिल रही हैं या कितनी उपलब्धियों की आवश्यकता है। इस प्रकार से सर्वे किया जाए। उस सर्वे के आधार पर प्रश्नार्थी तो स्त्री शिक्षा पर मेरा ध्यान आकर्षित था, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाए, इनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाएं। इसके बाद में जो विकलांगों की शिक्षा, इसके बाद में स्त्री शिक्षा के बाद में आता है विकलांगों की शिक्षा। विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं और इनके लिए जो विकलांगों की शिक्षा है इस पर विशेष ही ध्यान दिया जाए। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगता जो पाई जाती है, उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य समुदाय के साथ में सहभागी ये बन सके, ऐसी मदद की जाए। जो विकलांग बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ में सहभागी बन सके, ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाएं, अर्थात समावेशी विद्यालय के द्वारा इनको पूरा किया जाए। और विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए शिक्षण एवं
व्यावसायिक प्रशिक्षण उसकी भी व्यवस्था की जाए और जो घोर अधिक विकलांग हैं उनको जिला स्तर पर, जो अधिक विकलांग है अधिक प्रतिशत, उनको जिले लेवल पर उनको छात्रावास एवं स्वैच्छिक प्रयत्नों के द्वारा उनको ऐसे प्रयास किए जाएं कि वो अधिक से अधिक शिक्षा से जुड़ सकें एवं शिक्षा में रुचि जागृत कर सकें, रुचि ले सकें। जो विकलांग हैं उन विकलांगों के लिए शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जाए, जिससे कि वो शिक्षा की मुख्य धारा में आ सकें और सामान्य जो बालक हैं उन सामान्य बालकों की तरह ही समाज में एवं देश में अपनी अहम पहचान बना सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान इन विकलांग जो दिव्यांग बालक हैं इनकी शिक्षा पर आकर्षित कर रहा हूं कि ऐसे बालकों के लिए विशेष ही व्यवस्था की जाए जिससे कि अधिक से अधिक ये बालक उनका लाभ ले सकें एवं उनके लिए ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाएं कि इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और जो घोर विकलांग हैं अर्थात बहुत अधिक विकलांग हैं उनके लिए जिला स्तर पर ऐसे छात्रावासों की सुविधाएं दी जाएं जिससे कि ये बालक शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक हो सकें और लाभ ले सकें और जो सामान्य बालक हैं उनकी तरह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके बाद में आता है मूल्यों की शिक्षा। जो भारतीय मूल्य हैं उन मूल्यों की शिक्षा किस प्रकार से दी जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो सार्वभौमिक प्रकृति के जो मूल्य हैं उनको शिक्षा के द्वारा उन व्यक्तियों को समानता एवं एकता पर बल दिया जाए। समानता और एकता पर बहुत अधिक बल दिया जाना चाहिए ऐसे बालकों के लिए। और मूल्यों के लिए जो अंधकार हैं, धर्मो हिंसा है, अंधविश्वास हैं, जो भाग विधाता हैं उनके मूल्यांकन में सहायक होगी और इन पर अधिक बल दिया जाएगा। नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया जाए और ऐसी जो विचारधारा है, जो अनैतिक जो मूल्य हैं उनको शिक्षा के माध्यम से उनको दूर किया जाए एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। नैतिक मूल्यों का बालकों में अधिक से अधिक विकास किया जाए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है उसके अंतर्गत ये मूल तत्व है ये मूल तत्व है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत। उसमें जो मूल्य हैं उन मूल्यों की शिक्षा दी जाए, ऐसे संस्कार जागृत किए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक वो बालकों में मूल्य जागृत हों और उन जो अमूल्य हैं उनका उन्मूलन किया जाए। इसमें अंधविश्वास वगैरह हैं जो ऐसी इनको हटाया जाए, अंधकार हैं ये देख और केवल समानता और एकता पर बल दिया जाए। मुख्य जो नैतिक मूल्य है वो इस प्रकार है, एकता और समानता पर अधिक बल दिया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए शिक्षा के अंतर्गत। ऐसी जागृति की जाए कि इन बालकों में अधिक से अधिक ऐसे मूल्यों का विकास हो सके। इसके बाद में प्रशिक्षणार्थियों मूल्यों की शिक्षा और मूल्यों की शिक्षा के बाद में आता है अध्यापकों की शिक्षा। अध्यापकों की शिक्षा, इसके अंतर्गत जो अध्यापक हैं अर्थात एजुकेशन ऑफ टीचर्स, तो अध्यापक शिक्षा के नए कार्यक्रम निरंतर शिक्षा और नई नीतियों के द्वारा और प्रस्तावित विशेषताओं को पूरा करने में इनकी आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाए। अध्यापकों के लिए अधिक से अधिक नए आयाम
एवं नए शिक्षण विधियों के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाए। नई नई जो शिक्षण विधियां हैं, नई नई जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में उनको अवगत किया जाए और अध्यापकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन पर जो हो रहे अत्याचारों को दूर किया जाए। और अध्यापकों के लिए इसमें जो अध्यापक शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा के लिए अध्यापकों को बहुत ही नैतिक मूल्यों का और इनका विकास किया जाए अध्यापकों में, और अध्यापकों की परेशानियों का समाधान किया जाए, जिससे कि वो शिक्षा में और सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, इन बालकों की शिक्षा में बहुत अधिक से अधिक रुचि ले सकें। उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें और अधिक से अधिक वो शिक्षा में रुचि जागृत कर सकें और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। इसके बाद में देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। डाइट, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, जिसको डाइट हर जिले पर होती है। उनके लिए अध्यापक शिक्षा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT, इसको NCT, जो अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक साधन एवं क्षमता जो प्रदान करती है, जिसको अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात जिसको NCTE अध्यापक शिक्षा परिषद, ऐसी व्यवस्था की जाए और अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए। अर्थात BEd कॉलेज, M.Ed कॉलेज, STC कॉलेज, इनमें अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे कि अध्यापक एक प्रशिक्षित अध्यापक निकल करके और प्रशिक्षित अध्यापक समाज में अच्छी अपनी पहचान बना सके और अधिक से अधिक शिक्षा से जुड़ सके एवं शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक लाभ दे सके। उसके बाद में वर्तमान जो युग है इस समय, वो कंप्यूटर साक्षरता पर विशेष बल दिया जाए। इस समय 21वीं शताब्दी में तो कंप्यूटर शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना वर्चस्व फैला रखा है। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, व्यवसायिक या शैक्षिक या शिक्षण प्रशिक्षण, जिसमें कि कंप्यूटर न हो। इसलिए सब में कंप्यूटर साक्षरता है, इसको बहुत अधिक बल दिया जाए। इसमें देखिए, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण आवश्यक साधन बन गया है इस समय तो 21वीं शताब्दी में, क्योंकि इसका वर्चस्व हर जगह है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां इसका वर्चस्व न हो। मेडिकल में देख लो, एजुकेशन में देख लो, ट्रेनिंग्स में देख लो, सभी में, और एरोप्लेन वगैरह, मिलिट्री वगैरह, रेलवे वगैरह और रोडवेज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, अरे बैंकिंग, सभी में है। ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां वर्तमान में कंप्यूटर की आवश्यकता न हो। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा ने बहुत अधिक अपना वर्चस्व फैलाया है। इसलिए प्रत्येक बालक का कंप्यूटर शिक्षा साक्षरता बढ़ाई जाए और इसमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हर प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। कंप्यूटर के माध्यम से ऐसे शिक्षा का अंग बनाया जाए और कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम के द्वारा, कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम के द्वारा स्कूल स्तर से जो बड़े पैमाने पर इनको आयोजित किया जाए। कंप्यूटर साक्षरता के लिए सबसे पहले समाज में विद्यालय से ही इनको चालू किया जाए, स्कूलों में से ही इसको चालू किया जाए कंप्यूटर साक्षरता के लिए।
जिससे कि कंप्यूटर साक्षरता बढ़ेगी तो उससे अधिक से अधिक समाज में लाभ होगा। उसके बाद में देखिए प्रशिक्षणार्थियों, जो 10वां है वो खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा, और आजकल तो योग शिक्षा और आ गई इसी में ही। वर्तमान में तो योग शिक्षा भी आ गई। तो खेल कूद जो प्रतियोगिताएं हैं वो ऐसी आयोजित की जाएं जिससे खेल कूद और शारीरिक शिक्षा के द्वारा ये शिक्षा का एक खेल कूद अभिन्न अंग बन गया है, इसको बनाया जाना चाहिए। और इसके विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएं। विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल, विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल और इनके लिए खेलकूद उपकरण और खेलकूद जो शिक्षक होते हैं पीटीआई वगैरह, इनके लिए शारीरिक शिक्षक, इनके लिए छात्रावास, और इनके लिए जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाशाली जो बालक हैं खेलकूद में, उनको ऐसे बालकों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको ऐसी इनामें दी जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक रुचि ले सकें। और देसी एवं जो परंपरागत जो खेल है उनका विकास किया जाए। देसी एवं परंपरागत जो खेल है इनका स्कूलों के माध्यम से अधिक विकास किया जाए। और योग शिक्षा आदि को भी महत्व दिया जाए। आपने देखा होगा विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताएं, कबड्डी वगैरह, खो खो वगैरह और भी जिम्नास्टिक्स वगैरह, उसके बाद में क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, ये कई ऐसे जो खेल हैं, इन खेलों के लिए बहुत अधिक महत्व दिया जाए। देसी खेल एवं परंपरागत खेलों को विशेष स्कूलों के माध्यम से महत्व दिया जाए एवं शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। आजकल योग शिक्षा और जोड़ी गई है, शारीरिक शिक्षा, पीटी वगैरह आपने देखा होगा, एक्सरसाइज वगैरह, और योग शिक्षा, प्राणायाम वगैरह, आलोम विलोम वगैरह जो भी हैं ये योग शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं विद्यालय में की जाए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तत्वों में सम्मिलित है। पहले खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा था, लेकिन वर्तमान में एक योग शिक्षा और इसमें सम्मिलित की जा रही है। इनका विशेष अधिक से अधिक बल दिया जाए इन पर। इसके बाद में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाए। 11वां नवोदय जो विद्यालय है राजकीय, नवोदय विद्यालय है राजकीय, इनकी स्थापना की जाए। देश के जो विभिन्न भागों में जो प्रतिभावान बालक हैं, प्रतिभावान जो बालक हैं उन बालकों के लिए, जिसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से एवं तीव्रतर गति से आगे बढ़ने के जो अवसर प्रदान किए जाएं, और प्रत्येक जिले पर एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए। देश के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए, जिसमें प्रतिभावान बालक ये तेज अपनी तीव्रतर गति से अधिक इनका लाभ ले सकें प्रतिभावान बालक। और इन विद्यालयों में नवाचार व नए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, नए नवाचार प्रयोग किए जाए शिक्षा में, और इनके लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। और इन विद्यालयों में जो कुल सीट हैं उनका 75% ग्रामीण और 1/3 छात्राएं अभिभावकों के उस पर सम्मिलित की जाए आय पर। ऐसा जो नवोदय विद्यालय हैं, इन नवोदय विद्यालयों को हर जिले पर लागू किया जाए और जिले के आधार पर ही इनको संचालित किया जाए। उसके बाद में जो नवोदय विद्यालय हैं इनमें 75% सीट
आरक्षित की जाए और ग्रामीण क्षेत्र एवं बालिकाओं के पर इनको विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद में उपाधि रोजगार एवं समता या ग्रामीण परीक्षण सेवा, उपाधि रोजगार एवं ग्रामीण परीक्षण सेवा, ये भी एक इसी का भाग है। जो क्षेत्र है, चयनित सिलेक्शन एरियाज, उसमें उपाधि रोजगार से संबंधित इनको राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी उपयुक्त प्रणाली इनको वांछित चरणों में स्थापित कर दी जाए। वांछित चरणों में इस प्रणाली को स्थापित कर दिया जाए। कौन सी प्रणाली को? राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रणाली को। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा प्रणाली को लागू कर दिया जाए। इसके बाद में देखिए, कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उपाधि रोजगार या राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, इसके अंतर्गत इसमें राष्ट्रीय परीक्षण सेवा है, इसको उपयुक्त प्रणाली से वांछित चरणों में इसको उपयुक्त किया जाए, स्थापित कर दिया जाए। स्थापित करने के बाद में इसका अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। इसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध शिक्षा। प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध शिक्षा, स्कूल मैनेजमेंट एवं इसके बाद टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी ढांचे हैं, अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी ढांचे हैं और सेवा क्षेत्रों के साथ साथ जो असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी एवं प्रबंधकीय, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी एवं प्रबंधकीय जनशक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम तकनीकी एवं इसके बाद में प्रबंधकीय शक्ति की, जनशक्ति की बहुत ही अधिक आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में। और वर्तमान में जो उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है, वर्तमान में जो उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, वो सतत शिक्षा को प्रोत्साहित देना, सतत शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं महिला शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से इनको भी, कमजोर वर्गों को, विकलांगों को, इनको अधिक से अधिक लाभान्वित करना, इनके लिए अधिक से अधिक लाभान्वित करना। इसके बाद में शिक्षा के जो समुचित औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनको लागू किया जाए और इनको इस प्रकार से इस जो प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा है, इसको अधिक से अधिक बल दिया जाए। वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकताएं हैं। इस शिक्षा की प्रबंधकीय और जो प्रौद्योगिकी शिक्षा है, इसके बहुत ही इस 21वीं शताब्दी में ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद में जब ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कृषि विश्वविद्यालय वगैरह हैं, शहरों में ही मिलते हैं विश्वविद्यालय वगैरह, लेकिन गांवों में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएं, पशुपालन विश्वविद्यालय है ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएं। ऐसी शिक्षा का प्रसार किया जाए जो ग्रामों, शहरों के साथ साथ में गांवों का भी विकास हो। इसलिए ग्रामीण विश्वविद्यालय जो ग्रामीण अंचलों के रूपांतरण के लिए महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे थे, वो विचार थे कि जो गांवों का देश है वो उसमें
अपने विचारों में इन्होंने बताया था कि ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया जो पैटर्न है वो विकसित एवं एकीकृत करने पर बल दिया था महात्मा गांधी जी ने, कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा को, कृषि शिक्षा को, पशुपालन शिक्षा को, इनको बहुत अधिक प्रौद्योगिकी के रूप में, व्यवसायिक के रूप में इनको बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत एक, अधिकांश भारत की जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण इसकी स्थापना की जाए। फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, देखिए 1990 से 10% और 1990 से और 1900 ये इस प्रकार से 1910 तक 10% और 1955 तक 25% जो उच्च माध्यमिक शिक्षार्थी थे उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराया जाएगा। और कार्यानुभव जो योजना है उसको शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक रूप से संचालित किया जाएगा। और इसको सुसंगठित करने के लिए किसको, व्यवसायीकरण जो पाठ्यक्रम है इसको सुसंगठित करने के लिए इसको क्रमिक कार्यक्रम एवं शिक्षार्थियों की रुचियों के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार एवं उनके स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार उनको नियोजित किया जाएगा। उन बालकों के माध्यम से इनको नियोजित किया जाएगा, ऐसी इनकी रूपरेखा है। ये जो माध्यमिक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो इस प्रकार से है। इसके बाद में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, इसको मैंने RTE 2009 के तहत आपको बताया था कि निशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा है इसमें इस अधिनियम का मुख्य तत्व है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। मैंने उस दिन भी बताया था 6 से और 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं इनकी आयु है ये 6 से और 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं उनको अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, मिलकर के इनकी व्यवस्थाएं करेंगे। और जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पूरा करने का जो अधिकार होगा वो बालकों का होगा। बालकों का एक मौलिक अधिकार है ये कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करे एवं अभिभावक भी इनकी ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे कि अधिक से अधिक इनको लाभ मिल सके। इसके बाद जो निशुल्क जो और अनिवार्य शिक्षा है RT के तहत इनको संचालित किया जाए एवं निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो RTE 2009 है 6 से और 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक हैं उन बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे बालकों के लिए प्राथमिकता दी जाए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व हैं। इसके बाद में जो अगला है वो इस प्रकार से है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, अध्यापकों की शिक्षा, कंप्यूटर साक्षरता, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा व योग शिक्षा, नवोदय विद्यालय, उपाधि रोजगार एवं राष्ट्रीय परीक्षण, उसके बाद में प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन विश्वविद्यालय वगैरह। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो
कि माध्यमिक शिक्षा से ही बालकों को अधिक से अधिक व्यवसायीकरण किया जाए, इनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा RTE 2009 के तहत 6 से जो 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा ये एक मौलिक अधिकार के रूप में संचालित किया गया है। ये मैंने आपको 16 करीब मूल तत्व बतलाए हैं। ये 16 जो मूल तत्व बताए हैं वो इस प्रकार से हैं, जो 10+2+3 10+2+ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समूचे राष्ट्र में, संपूर्ण भारत में 10+2+3 जो शिक्षा है इसको बहुत अधिक बल दिया गया है पूरे राष्ट्र में, बिना किसी भेदभाव के।